नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड दूरदर्शन के आज इस विशेष अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत आपका स्वागत है। दूरदर्शन उत्तराखंड की एक कोशिश रही है कि वे समाज में उन व्यक्तियों के साथ आपका सीधा संवाद कराएं जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में कुछ उल्लेखनीय काम किया है, जो हमारे युवाओं के लिए या हमारे दर्शकों के लिए एक रोड मैप का काम करेगा। ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं, सतीश शुक्ला जी, एक भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, वन अधिकारी और इससे ज़्यादा एक संवेदनशील लेखक, कवि, कहानीकार, इतने सब गुणों के साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं। मैं सतीश शुक्ला जी आपका स्वागत करता हूं दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्ला जी, शुरुआत करते हैं आपके उस प्रारंभिक जीवन की यात्रा से। किस तरह का बचपन और किस तरह का परिवेश आपका रहा? मेरा बचपन सही मायनों में कहा जाए तो जैसा मध्यम वर्गीय परिवार में जी, जहाँ 4 भाई हों और पिता रेलवे की नौकरी में हो, जी, तो एक आम बच्चे का जैसा जीवन होता है वैसा ही मेरा रहा। सब कुछ होने के बाद वो घर प्रेम से परिपूर्ण था। जी, शायद वो पूर्णता अभी तक मेरे को अनुभव होती है। इसी दौरान मेरी जो शिक्षा दीक्षा थी, जी, प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक की, वो झांसी में हुई। जी, झांसी में मेरा परिवार सेटल्ड था। जी, जी, उसके बाद एमएससी मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से किया। जी, इसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मुझे शोध कार्य करने का मौका मिला। जी, वस्तुतः मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, जी, जी, तो सौभाग्यवश मुझको वो अवसर मिला था, लेकिन मेरी शोध पूर्ण ना हो सकी और उसके पहले ही मुझको नौकरियों के अवसर मिल गए। तो जाहिर है कि उसको छोड़ के फिर मैंने नौकरियों को चुना। तो किस तरीके से, ये तो आपने एक था, तो फिर नौकरी में मैं देख रहा था आपका कैरियर, तो आप एक वन सेवा में भी रहे, आप उत्तराखंड के एफआरआई में, और उसके बाद आप पुलिस सेवा में आए उत्तर प्रदेश की। इसकी क्या यात्रा, इस जीवन यात्रा क्या बढ़ी, किस तरह बढ़ी है, इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, ये मैंने एमएससी 1978 में किया था। जी, ये वो दौर था, उस समय जो नौकरियों के अवसर थे जी, वो लीक से हट करके जितने आज उपलब्ध हैं उस वक्त नहीं थे। आप उस समय डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, जी, या फिर कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से आप अधिकारी बन सकते थे, टीचर प्रोफेसर बन सकते थे। अवसर इतने सीमित थे। जी, उस दौर में हर कोई पढ़ने के साथ में एक नौकरी का सपना संजो करके आगे बढ़ता था। तो प्रशासनिक सेवा के प्रति ये ललक पहले से ही थी? देखिए जनाब, जब बेरोज़गारी ऐसी चीज़ है, जी, वो चुनने का अधिकार नहीं देती है। उस समय व्यक्ति को लगता है जी, कोई सी भी नौकरी हो, सम्मानपूर्ण हो, वो मिल जाए। और जाहिर है कि जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो एक अच्छी नौकरी की उम्मीद करते हैं। तो मैंने भी तैयारियां शुरू की। जी, मैं भाग्यवान रहा कि मुझको कई नौकरियां मैं सफल हुआ, उसके अवसर मिले। सर्वप्रथम कॉल मुझको वन सेवा से मिल गया, राज्य वन सेवा से। उत्तराखंड, वो यूपी था उस समय? तो वो उस समय यूपी में था। जी, तो ये मेरे को कॉल मिला तो मैंने आके उसको ज्वाइन किया और वर्ष 1984 में एफआरआई देहरादून में मैं प्रशिक्षण के लिए हाजिर हो गया। जी, पूरा 2 साल का प्रशिक्षण किया। उसी वर्ष में मेरा जब ये वन सेवा में चयन हुआ, पुलिस सेवा में भी चयन हो गया था। पीसीएस परीक्षा, हाँ, उत्तर प्रदेश परीक्षा से। जी, मैंने अपनी पूरी ट्रेनिंग 2 साल की। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हल्द्वानी में रही। इस बीच में ऊहापोह की स्थिति रही कि पुलिस में जाऊं या वन सेवा में बना रहा हूँ। अंत में वर्दी का आकर्षण जीत गया और अंततोगत्वा में पुलिस सेवा में आ गया। आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द कहा कि वर्दी का आकर्षण। तो ये वर्दी का आकर्षण आपको
डीआईजी के पद तक उत्तराखंड में ले गया और सन 2000 में शायद आपको भारतीय पुलिस सेवा में हाँ, आपको प्रोन्नति मिली। ये सब यात्रा किस रूप में देखते हैं आप इस पूरी यात्रा को? जो पुलिस विभाग की सेवा है जी, वास्तव में इसमें आने के पहले हमारी जो समझ है वो नितांत अलग होती है। यानी हम इसके ग्लैमर से प्रभावित होते हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है, जो इसकी डेप्थ है, वो जब आप उतरते हैं इस सागर में जी, तब समझ में आता है कि पुलिस का मतलब क्या है। पुलिस का मतलब सिर्फ रौब-दाब ही नहीं है। पुलिस के लिए जीवन की आपको इतनी गहरी समझ होनी चाहिए कि आप किसी भी व्यक्ति की पीड़ा की उस गहराई को समझ सकें जिसको अनुभव करके वो आपके पास आता है। वो आशा या उम्मीद लेके आता है। अगर आपको पीड़ा की समझ नहीं है, आपने जीवन में सिर्फ आराम को देखा है, वैभव को देखा है, आप पीड़ा को नहीं समझ सकते। शुक्ला जी, यहीं पे मैं जरा रोक के आपसे कहना चाहता हूँ, क्या भारतीय पुलिस का जो कानून रहे हैं उसमें क्या इतनी संवेदनशीलता होती है कि आप समाज और उस अभ्यर्थी को भी देख सके, पीड़ित व्यक्ति को जो आपके पास न्याय के लिए आता है? देखिए, जो हमारा प्रशिक्षण होता है जी, हमारा प्रशिक्षण में ही पुलिस सेवा का जो मूल मंत्र है वो छुपा हुआ है। सबसे पहली बात, हमको एक सा कपड़ा पहनना सिखाया जाता है, एक समय पे उठना, एक सा खाना, एक समय पे सोना, एक सी पढ़ाई, यानी समानता का व्यवहार वहीं से शुरू हो जाता है। और इसके पीछे एक कठोर अनुशासन भी होता है। बिल्कुल। सर्वप्रथम जब एक कॉलेज का एक स्टूडेंट होता है, सिलेक्ट होकर के ट्रेनिंग के लिए पहुंचता है, तो उसको सबसे पहले उसकी ट्यूनिंग की जाती है कि आप बाकी सारे आवरण को छोड़ दीजिए, आप एक आम इंसान बनिए। आप देखिए कि थकान क्या होती है, आराम क्या होता है, भूख क्या होती है, तकलीफ़ क्या होती है, बदन में दर्द होता है तो क्या होता है, पाँव में छाले पड़ते हैं तो क्या होता है। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। तो वो जो कॉलेज की हमारे दिमाग में छवि रहती है ज़िंदगी के बारे में, वो बदल जाती है। क्योंकि कॉलेज में आपने देखा कुछ बच्चे हैं वो अपने घर वालों की कार में बैठ के आते हैं, कुछ साइकिल से आते हैं, कुछ पैदल भी आते हैं, कुछ फटा जूता पहन के भी आते हैं। लेकिन मेरा यहाँ कहने का मतलब ये था कि क्या पुलिस का जो मानवीय चेहरा है, मैं उसी बात पे आना चाहता हूँ कि उस मानवीयता की समझ के लिए आपको स्वयं मानव बनना पड़ता है। जी, जब हमारे ऊपर के आवरण हट जाते हैं और हम उस चीज़ को स्वयं जी लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि वास्तव में ज़िंदगी तो यही है, बेसिक चीज़ तो यही है। जो सुख दुख है, पीड़ा है, पीड़ा को समझना आसान काम नहीं है। आनंद को तो व्यक्ति बहुत जल्दी समझ लेता है। जी, पीड़ा बहुत महीन चीज़ है जिसको आप समझे। कई बार होता है किसी को शब्द इतने पीड़ादायक होते हैं कि उसको लगता है कि मेरा प्राणांत हो जाए, ऐसे शब्द मैंने क्यों सुने। किसी को आप 4 थप्पड़ मार दीजिए, उसको उतनी पीड़ा नहीं होगी, किसी को वचन से इतनी हो जाती है। तो पीड़ा को परिभाषित करना बहुत महीन काम है। वही मैंने कहा, इसको आप तभी समझ पाते हैं, जी, मान अपमान को भूल जाते हैं कि जब आप परेड ग्राउंड में पहुंचते हैं और आपसे रैंक में छोटे होते हैं आपके प्रशिक्षक, हेड कांस्टेबल रैंक के होते हैं, लेकिन उनका मान सम्मान इतना बड़ा होता है बहुत बड़ा। और वो आपको उस मैदान में घिस करके रगड़ करके एक अधिकारी बना के निकालते हैं। तो सबसे पहला सबक वहाँ से यही मिलता कि हम सब समान हैं। वो जो समानता का भाव होता है, यही पीड़ा को समझने में सबसे बड़ी हमारी मदद करता है। अनुशासन को कितना बड़ा समझते हैं आप इसमें, भूमिका अनुशासन की? अनुशासन से ही ब्रह्मांड है। जीवन का अस्तित्व ही नहीं है अनुशासन के बिना। जी, अगर अनुशासन कहीं पर भी नष्ट हो जाए तो वो चीज़ समूल नष्ट हो जाएगी बिना अनुशासन। आमतौर पे पूरे भारतवर्ष की ही पुलिस की जो व्यवस्था रही है, पुलिसिंग, और अधिकतर राज्यों में शायद उसमें कोई बहुत संशोधन भी नहीं हुए उन कानूनों में, लेकिन आपने पुलिसिंग जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसके लिए काम ही नहीं किया, बल्कि मैं देख रहा था आपके लाइफ स्केच में कि आपने तो इसकी एक पटकथा भी लिखी, इस पर फिल्म भी बनाई। कुछ उसके बारे में जानकारी देंगे आप हमारे दर्शकों को? देखिए, जो कम्युनिटी पुलिसिंग है, जिसको सामुदायिक पुलिसिंग कहते हैं, जी, ये एक
बहुत विकसित और सभ्य समाज के लिए उसको ध्यान में रख करके इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। दुनिया में जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर इसको बहुत पहले अपना लिया गया। जब ये हमारे राज्य का वर्ष 2000 में 9 नवंबर को सृजन हुआ जी, उस समय हम उत्तर प्रदेश का जो पुलिस एक्ट था उससे गवर्न होते थे। किंतु उसके बाद वर्ष 2005 से लेकर के हमने अपना पुलिस एक्ट बनाया जो कि 2009 शायद है 5 में इसके ड्राफ्टिंग की शुरुआत हुई। चूँकि मैं यहाँ के जब ये राज्य बना तो फाउंडर ऑफिसर्स में रहा जी, तो मुझको उस चीज़ का अंदाज़ है। होते होते ये 2007 में हमारे उस स्वरूप में आया और हमने इसमें सामुदायिक पुलिसिंग को विशेष स्थान दिया। इसके लिए अलग सेक्शन दिया जिसमें था कि ये पुलिसिंग की ऐसी व्यवस्था हो जो जनता की आवश्यकता के हिसाब से हो, जनता का उसमें पार्टिसिपेशन हो, जिसमें मानवीय पुलिस का चेहरा भी दिखाई दिए, मानवीय पुलिस का चेहरा भी दिखाई पड़े। जी। और आप उनको जब साथ लेके चलते हैं तो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली और क्लैशेस वाली स्थितियां होती हैं वो उत्पन्न नहीं होती हैं। मैंने सुना ये स्क्रिप्ट भी आपका था, पटकथा भी आपकी हाँ, थी। ये सब एक साथ कैसे संभव हुआ? इसके पीछे थोड़ी सी एक रोचक कथा है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नया था। हम जिस पुलिसिंग को पिछले इतने लंबे समय से कर रहे थे और शायद पूरे देश भर के राज्यों में भी अभी ये लागू नहीं, ये हमारे यहाँ सबसे पहला उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में हुआ जी। तो इसको सबसे बड़ी हमारे सामने सवाल था कि समाज को तो हम समझा लेंगे, सबसे पहले अपने फोर्स को समझाना है। तो उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी थे तो उन सबसे बातचीत हुई तो उसके लिए हमने ऑडियो विजुअल का माध्यम चुना जी कि साहब हम फिल्म के माध्यम से एक बार ये समझाने की कोशिश करें कि अगर कम्युनिटी पुलिसिंग से किसी एक समस्या को अटेंड किया जाता है तो उसके कितने सुखद और सहज परिणाम मिलते हैं और वो कितनी आसानी होती दोनों के लिए, जी, जनता के लिए भी और पुलिस के लिए भी। तो अभी इसको समझाने का जो गुरुतर दायित्व था वो मुझको प्राप्त हुआ। मैं भाग्यवान था विभाग की तरफ से, तो मैंने इसकी पटकथा लिखी और फिर वो फिल्म का निर्माण कराया। वो 22 मिनट की फिल्म है, उसका नाम दहेज रखा। दहेज, हाँ जी जी जी। जो समाज की एक बुराई है दहेज, वो कोड है कि उसमें अक्सर आप देखें थानों पे जो आते हैं मुकदमे जी, तो दहेज से संबंधित जो पीड़ाएं हैं महिलाओं की, बच्चियों की, हिंसा जिसे हिंसा भी कह सकते हैं, उसमें वो उसी से जुड़ी हुई। तो इस सामाजिक बुराई को लेकर के मैंने एक पटकथा लिखी और उसमें ये बताया कि जब कम्युनिटी पुलिसिंग के द्वारा एक हमारा एक सिपाही है वो कितना प्रभावी हो सकता है कि एक जघन्य अपराध को होने के पहले वो रोक देता और दो परिवारों के बीच में जो वैमनस्य होता है या किसी की जान चली जाती ऐसा नहीं होता है। तो वो सुखांत फिल्म थी और उसको बहुत पसंद किया गया। वो नेशनल पुलिस एकेडमी की आर्काइव में भी है और वहाँ पे भी उसका शो हुआ था। वहाँ मुझको इस विषय पे एक लेक्चर देने का भी अवसर मिला जी जी, जहाँ और लोगों ने भी इससे काफ़ी प्रेरित हुए और मुझको ये कहा गया कि अगर आप और कोई पटकथा देंगे तो हम भी अपने यहाँ बनाएंगे और ये फोर्स को हमको प्रशिक्षित करने में और उनको वो कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत मदद मिलेगी। तो एक तरफ तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला अपनी सेवाओं के लिए, विशेष सेवाओं के लिए। दूसरी तरफ जो नेशनल एकेडमी पुलिस की हैदराबाद में, वहाँ पे भी आपको एक सीनियर मतलब IAS, हाँ, उनको भी आपने प्रशिक्षण हमारे यहाँ वास्तव में जो इंडक्शन होता है राज्य पुलिस सेवा से जब भारतीय पुलिस सेवा में जी, तो उसके बाद नेशनल पुलिस एकेडमी में प्रशिक्षण दिया जाता है हैदराबाद में। जी। तो मैं NP में वर्ष 2000 में मेरा इंडक्शन हो गया था भारतीय पुलिस सेवा में और बीच में वो एक इंडक्शन कोर्स होता है, फिर एक मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसमें फिर वो एकेडमी में और बाहर तो हम लोग को उस समय ऑस्ट्रेलिया ले गए थे, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के साथ में वो प्रशिक्षण, हाँ इंटरेक्शन होता है, प्रशिक्षण कराते हैं। तो वहाँ मुझको अवसर मिला। प्रशिक्षण ये रूटीन होता है या ये कभी कभी ही कराए जाते हैं? इंडक्शन होने पर एक निश्चित अवधि है जी, जो जिसको मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है जी, वो करना होता है। तो वो स्टेजेस में है, फिर एक बहुत सीनियर लेवल पे होता है, तो उस लेवल तक तो मैं नहीं पहुंचा जी, लेकिन मैं एक लेवल तक पहुंचा। तो उस प्रोग्राम में
मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला देश में और विदेश में, और कम्युनिटी पुलिसिंग का वास्तव में जो असर देखा जी वो मैंने ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस के साथ में जो वक्त बिताया उसमें मुझे अनुभव हुआ कि ये इसकी हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। तो इन रिकमेंडेशंस को क्या उत्तराखंड में भी लागू करने का प्रयास किया गया? यहाँ पर उनको लागू किया गया और ये चल रहा है जी ये जो आपको एक शांति दिखाई पड़ती है। देखिए हमने 2 प्रदेशों की पुलिसिंग को देखा है और जो अपराध का क्रम है, यदि हम उत्तर प्रदेश, जो पुराना उत्तर प्रदेश था और उस समय वहाँ का जो क्राइम का अपराध का परिदृश्य था वो ग्राफ भी बहुत ऊंचा था, उसकी तुलना में इस नए राज्य का तो नए राज्य में अपराध जो है वो न्यूनतम है उस समय बिल्कुल न्यूनतम। अब जैसे जैसे यहाँ विकास हो रहा है तो अपराध की कुछ श्रेणियाँ विकसित हो रही हैं, बिल्कुल, लेकिन अभी भी उस विवश स्तर पर नहीं है। तो यहाँ पर वो कम्युनिटी लेवल जो पुलिसिंग है और जो मित्र पुलिस का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ की फोर्स को फ्रॉम द डे 1 पहले दिन से प्रशिक्षण से उनको यही समझाया जाता है कि डंडा बाद में, पहले दोस्ती का हाथ। पहले दोस्ती का। शुक्ला जी, ये बड़ी चुनौतियां भी है, पुलिस का काम ही है कि जहाँ एप्रिसिएशन नहीं है उनके काम में कहीं सामान्यतः, लेकिन इसके बावजूद आपका साहित्य के प्रति जो रुझान हुआ, मैं देख रहा था कि आपने कई रचनाएं की, उपन्यास भी लिखे आसपास, एक इतनी सी बात कहानी संग्रह भी आपका आता है। ये सब कैसे संभव हुआ है इस पुलिस सेवा के साथ साथ? इस साहित्यिक यात्रा के बारे में भी कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए जो सृजन है वो संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है जी, और संवेदनशीलता क्या होती है? वो जीवन के प्रति है। जीवन को देखते सभी हैं जी, लेकिन जीवन का जो वैविध्य है उसको देखने का अवसर एक पुलिसमैन को मिलता है, जिसमें से अधिकांश। हर पुलिसमैन तो रचना नहीं करता। अब मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ जी कि जो हमारी ग्राह्यता है जी, वो हमने उन घटनाओं में छुपी पीड़ा को और मानवीय पहलू को कितना गहराई से अनुभव किया है, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। और ये सब में ग्राह्यता अलग अलग होती है, संवेदनशीलता अलग अलग होती है, और जब ये बहुत इकट्ठी हो जाती है तो आप सोचते हैं कि हाँ, मेरे पास जो थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान है, जो व्याकरणीय ज्ञान है, उससे मैं इन अनुभवों को लिख दूं। क्योंकि आपने सेवा काल में ही इन पुस्तकों की रचना की। हाँ, वर्ष 2013 में मेरा पहला कहानी संग्रह आ गया था, फिर 2014 में उपन्यास आया जिसका आपने जिक्र किया, इतनी सी बात। जी। फिर 2015 में एक कहानी संग्रह आया, आसपास जी। फिर रिटायरमेंट के बाद 2016 में एक वृहद उपन्यास है बाल गुरु। वो बाल गुरु में क्या है, मैं समझ नहीं पाया उसको, हमारे दर्शकों को कुछ उसके बारे में बताएंगे? देखिए, जीवन भर व्यक्ति को गुरु मिलते रहते हैं जी, चाहे वो एकल हो या विवाहित हो। विवाह के बाद का गुरु तो सब लोग जानते ही हैं। और एकल रहते हुए जब हम अपनी प्राइमरी कक्षाओं में होते हैं, छोटे होते हैं, कई बार शिशु वाली स्थिति होती है जी, तो कक्षा 2 और 3 में भी आपने सबने अनुभव किया, हम सब ने अनुभव किया है कि कक्षा में एक ना एक लड़का ऐसा होता है जिसको सब लोग मानते हैं यार कि इसको सब कुछ पता है जी। और अमूमन वो उम्र में 1-8 वर्ष बड़ा होता है और वो हर पोशीदा मसले में अपनी राय देता है जी, जिसको ज़्यादातर लोग मानते हैं कि अरे भाई उससे पूछो। बिल्कुल। मतलब वो एक जो बचपन में हमारा गुरु बन जाता है और हम उसकी बात को सर्वोपरि मानते हैं कि अगर उसने कह दिया तो बस यही होगा। बहुत पैनी दृष्टि से आपने उसका भी अध्ययन अवलोकन किया। तो भाग्यवश मुझको भी एक बालगुरु मिल गए थे जो आज भी मेरे संपर्क में हैं। वो मेरे से उम्र में 5 साल बड़े हैं, लेकिन दूरभाष पे बात होती तो अब वो थोड़ा सुनने से उनको थोड़ी सी लाचारी है, तो मेरी बातों को उनका जो पुत्र है वो बोल करके उनको समझाता है, तो मैं उनसे भी संपर्क में रहता हूँ। लेकिन वो बचपन की कक्षाओं में वो मेरे लिए आदर्श रहे। हर सम और विषम परिस्थिति में उन्होंने मेरा साथ दिया जी। अमूमन मुझको कक्षा में मॉनिटर बनने का अवसर मिला। आप जानते हैं कि मॉनिटर के कक्षा में दुश्मन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अपने बच्चे सब सोचते हैं कि ये टीचर का जासूस है।
उसको काम ही ऐसे दिए बिल्कुल, जाते हैं, जो बात करेगा उसका नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, जो होमवर्क करके नहीं लाया है उसकी सूचना आपको देनी है, तो वो सब सोचते हैं कि ये टीचर का जासूस है। और बच्चों की दुश्मनी मिल रही है। तो बच्चों से हो जाती, तो ऐसे में वो मेरे बाल गुरु थे, वो मेरी रक्षा करते थे और मैं उनकी होमवर्क में सहायता कर दिया करता था, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से पढ़ करके आए थे। तो उनको वहाँ पर उनके अंग्रेज़ी ज्ञान के आधार पर निर्धारित कक्षा, तो उनको कक्षा 5 मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनको कक्षा 2 में लिया गया कृपा के आधार पर कि इनको फिर से ABCD सिखाई जाएगी। तो वो उम्र से बड़े थे, तो वो मेरे मित्र बन गए। तो वो उन बाल गुरु का इतना असर पड़ा, तो मैंने कहा कि उनसे ऋण होने के लिए मैं इस पे लिखा जाए। बहुत सुंदर। तो हाँ शुक्ला जी, मैं आगे भी देख रहा था कि 2015 के बाद भी आप बैठे नहीं हैं, अभी भी कई फोरम में आप काम कर रहे हैं। किस तरह की यात्रा है ये आगे की? हाँ, 2015 में रिटायर होने के बाद यहाँ पर जो पुलिस शिकायत प्राधिकरण बना, तो उसका मैं पहला सदस्य था जी। उसकी स्थापना हुई, तो उसमें 3 वर्ष मैंने काम किया जी। फिर यहाँ जनगणना निदेशालय है जी हाँ। उसमें मेरे को काम मिला, तो मैं उसमें बतौर सहायक निदेशक मैंने काम किया। तत्पश्चात वो कोरोना का काल आ गया था, तो कोरोना में वरिष्ठ लोगों को बाहर निकलने की बहुत मनाही थी, तो फिर मुझको उसको त्यागना पड़ा। ज़रूरी भी था, परिस्थितियां भी ऐसी थी। और फिर उसके बाद अपने सामर्थ्य के हिसाब से लेखन पठन पाठन और आकाशवाणी और दूरदर्शन, इस सब से मैं अपना समय सार्थक रूप से पूरा कर रहा हूँ। उत्तराखंड के बारे में, जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश और एक कानूनी और एक मानसिकता है दोनों प्रदेशों के बीच की, उस कानून व्यवस्था में किस तरह का अनुभव आप उत्तराखंड में महसूस किया आपने पूरे सर्विस काल में? देखिए, जो कानून व्यवस्था है ये उसी स्वरूप में रहती है जिसको कि हम डिज़र्व करते हैं, यानी समाज डिज़र्व करता है। ये हमेशा एक सतत प्रोसेस है जिसमें इसका विकास होता रहता है। जी। सवाल ये कि हमने शुरू कहाँ से किया। अब देखिए, उत्तराखंड में जो थी पुलिसिंग, पहले यहाँ पे पटवारी पुलिस की व्यवस्था थी, पटवारी पुलिस थी। अब वो धीरे धीरे जब यहाँ का विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है, अपराध के स्वरूप बदल रहे हैं, तो वो रेगुलर पुलिस को वो सारे एरियाज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम पटवारी पुलिस की कल्पना उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं और जो विकास हुआ है, क्योंकि विकास से ही हमारी पुलिसिंग का जो प्रोसेस है वो गवर्न होता है। अगर हम विकास करते हैं तो कुछ उसमें अच्छी चीज़ें होती हैं, कुछ उसके साथ में नेगेटिव चीज़ें भी जुड़ी होती हैं। और उस सब में पुलिसिंग तो हर जगह चाहिए। जहाँ विकास है, अगर जहाँ अच्छी पुलिसिंग है, विकास अच्छा है। जहाँ पुलिसिंग अच्छी नहीं है, वहाँ विकास भी कठिन हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। शुक्ला जी, आज क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा बड़ा भ्रमित है, आज हम चाहे माओवाद में भी कहें, वो कहीं ना कहीं आर्थिक उपेक्षापन, बेरोजगारी के कारण जो गलत रास्ते पे चल पड़ता है युवक, आप अपने अनुभव के आधार पर उन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए बहुत सहज बात मैं कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि वक्त आने पर ही आपको आपके हिस्से की चीज़ मिलती है। समय से पहले पाने के लिए आप लालायित ना हो, प्रयास करें। मतलब एक दार्शनिक भाव भी है आपके अंदर। इसलिए जी कि जब हम समय से पहले किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो लालच का, लोभ का हमारे अंदर जन्म होता है। जी। और अपराध की जननी लोभ ही है। चाहे वो एक छोटी सी लाइन लगी हो मंदिर में दर्शन करने के लिए, जी, हमको लोभ होता है हमारा समय बच जाए तो हम लाइन तोड़ के आगे चले जाते हैं, वो भी अपराध है उन सीधे साधे लोगों के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं। जी। ये जो प्रवृत्ति है, इसका शमन हमको शुरुआत से करना पड़ेगा। वो हमारा स्कूल हो, पाठशाला हो, हमारा परिवार हो, हमारा मोहल्ला हो, और पहले यही किया जाता था। बच्चा मोहल्ले के लोगों से भी उतना ही डरता था गलत काम करने में जितना कि परिवार के लोगों से। वो चाहते थे कि इसमें किसी को मालूम ना पड़े। आज वो भाव ख़त्म हो गया, हमने टोकना बंद कर दिया। तो युवाओं से इतना ही कहना है कि आप अपना काम कीजिए
और वक्त आने पर ही आपको सारी चीज़ें सम्मानपूर्ण तरीके से मिलेंगी। प्राप्त होंगी। जी, जी। और बेइज्जती से तो बहुतों को मिल जाती है जल्दी, जी। लेकिन बहुत जल्दी वो कृष्ण जन्मभूमि में पहुंच जाते हैं। क्योंकि आप कानून, अपराध और इन सारे मंत्रालयों को भी देखते रहे, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी। आपको लगता है आपको कि अभी भी इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है पुलिस एक्ट में, या इसमें बहुत संक्षेप में टिप्पणी, क्योंकि कार्यक्रम समाप्त की ओर देखिए, हो रहा है। ये एक सतत प्रोसेस है। जी। इट इज़ ऑलवेज इन ग्रोइंग जी। स्टेज। इसका विकास हमेशा होता रहता है। इस पे कभी भी पूर्ण विराम नहीं लग सकता, और इसमें सतत विकास होना चाहिए और संशोधन की गुंजाइश हमेशा रहेगी। बहुत अच्छा। मैं आपसे तो लगातार बातचीत करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे सवाल और जिस संवेदनशीलता के साथ आप दे रहे हैं, मैं चाहता था, लेकिन कार्यक्रम की मजबूरी, एक समय सीमा है, हमें एक कार्यक्रम यहाँ समाप्त करें। एक बात दूरदर्शन उत्तराखंड की ओर से मैं पुनः आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इस समय देने के लिए। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की बातचीत अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत। अगले अंक में किसी और नई शख्सियत के साथ उन नए अनुभवों को लेकर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड।